हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आर मैथमेटिक्स क्लास में। आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 9 और क्लास 10 में पूछे जाते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं। किसी भी नंबर लाइन में एक इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे जैसे आप पढ़े होंगे कि ये एक नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है। सपोज this is 0, this is 1, this is 2, this is 3 and this is -1, this is -2, this is -3। अगर आपको इस नंबर लाइन में पॉइंट नंबर 1 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप जानते हैं कि 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा। यानी जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर आप समझते होंगे रियल नंबर का 2 पार्ट्स होता है, 2 पार्ट होता है। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल। ओके, रैशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। द नंबर्स which can be expressed in the form of p/q। और जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे। द नंबर विच इज नॉट रैशनल। ये सिर्फ रियल नंबर का बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे रियल नंबर में 2 पार्ट होता है, एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर में क्या क्या आता है। जैसे 1/2, 1/3, 1/4। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ लिख देंगे वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर का बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का बात नहीं करते हैं। आप 11 में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल एंड इमेजिनरी दोनों नंबर होता है। तो हम लोग इमेजिनरी पार्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए रियल नंबर का जब भी हम लोग बात करते हो तो रैशनल और इरेशनल। इसलिए यहाँ पे इसका इरेशनल का जो डेफिनेशन होता है द नंबर विच इज नॉट रैशनल, वही इरेशनल नंबर हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर। अब इसमें हम लोग जो 1/2 है, 1/3, 1/4 है, उसको हम लोग इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द रियल नंबर लाइन। बट हाउ विल यू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। लेकिन हम लोग इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखेंगे। ये हो गया रैशनल इरेशनल। अब नेक्स्ट देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन है, सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर लाइन में √2 को। √2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर लाइन में, क्योंकि आपके पास इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। रियल नंबर लाइन में कहाँ पे √2 का वैल्यू होगा, आप डेफिनेट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं 1.414 या 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। लेकिन एक रियल नंबर लाइन में इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करते हैं ये देखिए। आप इसमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए और समझिए। इसमें अगर ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, अगर ये लेंथ आपका 1 सेंटीमीटर है और ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए कि इसका लेंथ क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट हाइपोटेनस होता है। ये हो जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू √2। यानी ये लेंथ क्या हो जाएगा, √2 के बराबर हो जाएगा। ये अंडर √2 के बराबर होगा। तो हम लोग इस नंबर लाइन में ये अगर 1 यूनिट गिवन है क्वेश्चन में, ये 1 यूनिट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यूजिंग प्रोटेक्टर, है ना। प्रोटेक्टर का यूज करके यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और उसके बाद 1 यूनिट यहाँ पे हम लोग कंपास का यूज करके इसको कट करेंगे, यानी काटेंगे। और जहाँ पे ये कटेगा उस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए B है। अब इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, इन दोनों को आप ज्वाइन कीजिएगा तो ये मेरा हाइपोटेनस बन जाएगा, ये मेरा बेस बन जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो इसका वैल्यू √2 हो जाएगा। अब हम लोग कंपास का यूज़ करेंगे और यहाँ से यहाँ तक को रेडियस मान के एक
सर्कल ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे कटेगा ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये अगर C है तो O से लेकर C तक का जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा ये √2 होगा। ये अगर पॉइंट O मानते हैं, ये C मानते हैं, तो OC = √2 जो होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू होगा। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इरेशनल नंबर को ऑन द रियल नंबर लाइन। अब इसी से अगर √3 का वैल्यू फाइंड करना है, √3 को रिप्रेजेंट करना है, तब कैसे करेंगे? सॉरी, तो √3 का भी रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। इसको आप सपोज आगे तक एक्सटेंड कर दिए और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस पॉइंट पे जहाँ पे ये कट किया था 1 यूनिट पे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और इसको भी 1 यूनिट लेके कट कीजिए। तो यहाँ पे सपोज कट गया तो ये जो लेंथ आ जाएगा, ये लेंथ आपका √3 हो जाएगा, बिकॉज ये तो √2 निकल गया था, ये 1 आ गया, तो ये √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और +1, क्योंकि आप अगर हाइपोटेनस निकालेंगे तो हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर एंड +1 का होल स्क्वायर, एंड यू नो कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और ये 1 आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा √3। तो इसका वैल्यू आ गया √3। अब इसको रेडियस मान के, अगर त्रिज्या मान के फिर से इसको ड्रॉ कीजिएगा, तो जहाँ पे वैल्यू आएगा ये शुरू से लेकर यहाँ तक, अगर ये पॉइंट D है तो OD का जो वैल्यू हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसी तरह √4, √5, √6, √7, √8, √9 आप सबका बना सकते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको बना के देखिएगा, एकदम इजीली बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है क्लास 9 के बच्चों को, जहाँ पे दिक्कत होता है बच्चों को, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करने नहीं आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वैसे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे ये देखिए। सपोज एक क्वेश्चन है, x² है +29x है एंड +100 है। इसको स्प्लिट करना है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट या इसका फैक्टर ढूंढना है, और दैट्स इक्वल टू अगर 0 दे दिया है और आपको फाइंड करना है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करे कैसे। तो सबसे पहले इसका फार्मूला होता है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई। तो x² इंटू अगर आप 100 करते हैं तो आपका आंसर आएगा 100x²। 100x² आ गया। अब मिडिल टर्म को इसी तरह से आपको ब्रेक करना है कि दोनों का प्रोडक्ट 100x² के बराबर आए और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 29x आए। तो 29x, ये 100 है, 100 को आप फैक्टराइज कर लीजिए पहले, आपको इसी से मिल जाएगा। आप जब 100 को फैक्टराइज करिएगा तो ये 2 टाइम में जाएगा, 50 टाइम में 2 से, फिर 2 से जाएगा 25 टाइम में, ये 25 आ गया, 2 2 जब 4, तो 25 + 4 कितना हो जाएगा? 29। यानी ऐड करने के बाद 29 भी आ गया और इंटू करने के बाद 100 भी आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं x² + 25 + 4 इंटू x + 100 = 0। अब ये x² है, अब इसको इंटू कर दीजिए, तो +25x आ गया एंड +4x एंड +100। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सेपरेट करके या अरेंज करके। ये आप ग्रुप में ले लीजिए, फर्स्ट टू टर्म्स को ग्रुप में कीजिएगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x है, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 25 बच जाएगा। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? तो 4 कॉमन है, x + 25 यहाँ भी बचेगा, दैट्स इक्वल टू 100। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों टर्म में x + 25 इज कॉमन इन बोथ, तो x + 25 को हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा? x + 25 अगर बाहर ले लिए तो यहाँ पे टर्म जो बचेगा वो x है, यहाँ पे जो टर्म बचेगा वो 4 बचेगा, दैट्स इक्वल टू 0। एंड यू नो, दो टर्म का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब एनी वन ऑफ देम विल बी 0। अगर इन दोनों में से एक कोई 0 होता है तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ सकता है। फॉर एग्जांपल, आप 2 × 2 कीजिएगा, कभी 0 नहीं आएगा, नेवर 0। अगर 2 × 0 कीजिएगा तो 0 आएगा, 0 × 2 कीजिएगा तो 0 आएगा, यानी कोई भी दो में से एक टर्म 0 आना होगा दोनों का प्रोडक्ट 0 होने के लिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये समझिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x + 25 या तो 0 होगा या तो x +
4 0 होगा। अगर x प्लस 25 0 होगा तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं x प्लस 25 माइनस 25 एंड 0 माइनस 25, दोनों तरफ माइनस 25 करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू आ गया माइनस 25, और यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 25, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा -4। तो आपका दो वैल्यू निकल गया x का, एक x का वैल्यू आएगा -25, एक x का वैल्यू आएगा -4, यानी कि यहाँ पे x की जगह -25 रखिएगा तब भी इसका 0 आ जाएगा वैल्यू, और अगर -4 रखिएगा तब भी इसका आ जाएगा 0 वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी। जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी होते हैं, और इसमें एक प्रॉपर्टी ऐसा होता है जहां पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका होता है एस क्राइटेरिया। सपोज आप दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DE एंड F। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे, जब तीनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा, यानी कि AB इज इक्वल टू DE होगा BC इज इक्वल टू EF होगा एंड AC इज इक्वल टू DF होगा। अगर ऐसा होता है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में बहुत ही थिन डिफरेंस होता है, दैट इज कि कॉन्ग्रुएंट अगर दो फिगर, कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होता है या दो थिंग्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी पार्ट विल बी इक्वल। अगर दो ट्रायंगल, दो सर्कल, कोई भी चीज़, दो फिगर अगर इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारा पार्ट, उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है। जैसे कि इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट हम कर देते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय CP/CT जो हम लोग लिखते हैं CP/CT, इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी इन दोनों ट्रायंगल को जब मैं कॉन्ग्रुएंट कर दिया हूं तो अब इसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सारे इक्वल हो जाएंगे। जैसे AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF, AC इज इक्वल टू DE, ये तो दिया हुआ है। ये साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो और क्या चीज़ हम इक्वल लिख सकते हैं? तो एंगल A जो होगा वो एंगल D के इक्वल हो जाएगा, एंगल B जो होगा वो एंगल E के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल C जो होगा वो एंगल F के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे तो एंगल को ही नहीं समझते हैं। जैसे एंगल A को क्या लिख सकते हैं? एंगल BAC लिख सकते हैं। बहुत बच्चे एंगल BCA भी लिख देंगे। हमेशा जब भी एंगल कंसीडर किया जाता है तो वो बीच में होता है। किसी भी एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझिए। सपोज आप मान लीजिए कि ये एक एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल है, ये मान के चलिए B पॉइंट है, ये मान के चलिए C पॉइंट है, ये A है। तो जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा टू आर्म के कॉमन पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है। जैसे एक आर्म हुआ AB और दूसरा आर्म हुआ AC, और इन दोनों के बीच में ही एंगल का फॉर्मेशन होगा। यानी टू आर्म्स होना जरूरी है और एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, दैट इज A। तो यहाँ पे एंगल A कंसीडर करेंगे। जब इस एंगल का नाम हम लोग देंगे तो एंगल BAC लिखेंगे या तो एंगल CAB लिखेंगे। एंगल ABC कभी नहीं लिखेंगे। बहुत बच्चे गलती करते हैं, एंगल ABC लिख देते हैं। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका क्राइटेरिया होता है, सेकंड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या होता है कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक ट्रायंगल AB
सी है, दूसरा ट्रायंगल मान के चलिए आपका पी क्यू आर है ना। अगर दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि ये इसके इक्वल हो जाता है और ये इसके इक्वल हो जाता है एंड ये एंगल जो है वो बीच में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंगल बीच में दैट मीन्स कि इन दोनों का साइड का जो इंक्लूडिंग एंगल है, तो इन दोनों के साइड का बीच का जो एंगल है वो ये हुआ, तो ये एंगल इक्वल होना चाहिए। यानी कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर ऐसा रहता है तभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय ए से एस, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। कभी कभी बच्चे कहाँ गलती करते हैं ये समझिए। मान के चलिए ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये साइड इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो ये कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। ऐसे कंडीशन में भी बच्चे क्या लिखते हैं, दो साइड और एक एंगल है तो या तो एस एस ए लिख देंगे, या तो एस ए एस लिख देंगे, या तो ए एस से लिख देंगे, कुछ भी लिख देते हैं जो गलत होता है। वैसे केस में टीचर्स आपको गलत कर देंगे इस क्वेश्चन, इसका अगर आंसर आप सॉल्व करते हैं इस तरह से। तो इसका एक ही प्रॉपर्टी होता है कि साइड एंगल साइड जब हम लेते हैं तो एंगल हमेशा दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल ये नहीं करता है, ठीक है। अब इसमें बाद बाकी आप जानते हैं कि जितने भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल यही सेम चीज यही हो जाएगा इसमें। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दो प्रॉपर्टी आप समझ गए, आप और समझिए। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को समझिए। थर्ड में आपका होता है एंगल साइड। एंगल साइड क्या होता है, जैसे दो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है, दूसरा ट्रायंगल जो है ये पी है, ये क्यू है, ये आर है ना। ए एस दो एंगल इक्वल होना चाहिए। ये एंगल मान के चलिए आपका इक्वल है, क्या क्या इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है, ठीक है ना। ये दो चीज है। नेक्स्ट जो होगा वो आपका कोई भी साइड, एनी साइड इसमें हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी इज इक्वल टू सपोज पी आर है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और बाद बाकी सीपीसीटी से जो अदर पार्ट्स है वो इक्वल हो जाएंगे अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो। सीपीसीटी से जो अदर पार्ट है क्या है, एंगल ए जो होगा एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा एंड बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल हो जाता है। पहले तो आपको समझना होगा कि एंगल साइड में हम लोग किसी भी साइड को कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये साइड भी इक्वल हो सकता था, ये साइड भी, लेकिन बीसी को नहीं ले सकते थे। अगर बीसी ले लेते तब क्या हो जाता कि देखिए दो एंगल के बीच में ये साइड हो जाता, जो हम चौथा प्रॉपर्टी बताएंगे यानी 4 नंबर में, जिसको बोलते हैं ए एस ए क्राइटेरिया। ये क्या होता है, ए एस ए क्राइटेरिया। ए एस ए क्राइटेरिया में ये होता है कि जो साइड होता है वो दोनों एंगल के बीच में होता है, इंक्लूडिंग साइड होता है, जिसमें दो ट्रायंगल जब आप कंसीडर करते हैं, ये मान के चलिए पी क्यू आर है, ये मान के चलिए ए बी सी है, तो इसमें ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसको ऐसे कर देते हैं, और ये साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसको हम लोग एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। बाद बाकी सारा चीज से जो लेफ्ट पार्ट इसका बच जाएगा और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये सब तो आसान है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें आता है जहां पे बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो है RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। यहां पे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। RHS इसका मतलब हुआ राइट हाइपोटेनस साइड। राइट का मतलब 90 डिग्री, हाइपोटेनस तो आप समझते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनस हो गया, एंड साइड एनी वन ऑफ द साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स, है ना। अब इसमें कैसे हम लोग कंसीडर करेंगे ये देखिए, यानी कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि ASSA है, लेकिन वो ASSA क्राइटेरिया में आपका राइट एंगल होना बहुत जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल जब तक नहीं रहेगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये एंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, इसका नाम है ABC और इसका ट्रायंगल का नाम मान लीजिए PQR है, ठीक है ना। अब देखिए
ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों एंगल तो इक्वल होगा, यानी एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा। आप समझते हैं, बाय 90 डिग्री से। दूसरा चीज, हाइपोटेनस इक्वल होना जरूरी है, यानी कि आपका AC जो है वो इक्वल हो जाएगा PR के। हाइपोटेनस एक इक्वल होना जरूरी है। नेक्स्ट, कोई भी साइड एक इक्वल हो गया, मान के चलिए आप BC इक्वल है तो BC इक्वल हो जाएगा QR के। आप बोलिएगा कि सर ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये साइड साइड एंगल हो गया। आपने बोला था कि साइड साइड एंगल क्राइटेरिया नहीं होता है, ये फॉलो नहीं करता है। ऐसा अगर होता है तो कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे होता है। लेकिन ये तभी होता है जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो। अगर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं बनता और कुछ और एंगल बनता, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता या ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल होगा, तो ऐसे केसेस में ये A से C क्राइटेरिया नहीं होता है। लेकिन जब भी हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो कभी भी ब्रैकेट में या प्रॉपर्टी में ये नहीं लिखेंगे कि A से C, ये कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है। जब भी लिखते हैं तो RHS लिखते हैं। यूजिंग RHS दिस बोथ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाद बाकी सारा प्रॉपर्टी इसका, जो भी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में आप जाइएगा और वहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल में। एंड आपको नेक्स्ट क्लास में 11th एंड 12th का, जो 12th के बच्चे होंगे उनके लिए जो मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा। और जो क्लास 10 में, चाहे वो जैक बोर्ड के हो या CBSE बोर्ड के बच्चे, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उसका सॉल्यूशंस मैं धीरे धीरे सारे चैप्टर वाइज करवाऊंगा। थैंक यू।